Hello, guys. Welcome to Ed Polity Praxis. We hope you must be doing great. Today, we are gonna cover one of the most important part of Indian polity, that is fundamental duties. So, आज हम इस वीडियो में इन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि what is the exact meaning of fundamental duties, how it has been originated, what are all the fundamental duties which enshrined in the Constitution of India, its key features, significance, and criticism also. These things will make you prepared to deal with all the questions and battles related to fundamental duties. लेकिन कुछ MCQs भी प्रोवाइड किए गए हैं जिससे प्रैक्टिस करने के बाद आपको सही डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे इस पार्ट से डील करें, स्पेशली इन द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सारे ड्यूटीज़ कैसे याद रखें और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये जानने के लिए वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक मस्त माइंड ब्लोइंग ट्रिक जिससे आप इन सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इजीली याद रख पाएंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसे कहते हैं, जानने से पहले हमें जानना होगा ड्यूटी किसे कहते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट योर मोरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स समथिंग simply. But when we talk about fundamental duties, it is basically refers to a country. So as a part or a citizen of a country or a nation, ये आपका moral obligations और कुछ responsibilities हैं जो आपको निभाना चाहिए, जो सोशल हार्मोनी और नेशनल यूनिटी को बढ़ाता है। जो भी ड्यूटीज़ हमारे संविधान में मेंशन है वो हमें गाइड करते हैं, जैसे आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका एक्शन कैसा होगा, स्पेशल टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स योर फेलो ह्यूमन बीइंग एंड टुवर्ड्स योर सोसाइटी एंड कम्युनिटी एज वेल, जिससे ओवरऑल सबका डेवलपमेंट होगा। इफ़ वी वांट टू सिंप्लीफाई मोर, the essence of fundamental duties can be surrounded by these 3 points. Fundamental duties are playing as a role of a reminder of our responsibilities as citizens, a guide for promoting national unity and integrity, a set of moral obligations that shape our behavior and actions. Next, we will see how it has been originated in India and which country recognized at first. Here, the erstwhile USSR is playing very important role to bring these fundamental duties in practice. In 1936, officially a list of duties for citizens has been adopted by the Soviet Constitution, which later played as a role model for other countries. Now we will see how India has adopted. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट इंडिया को रियलाइज़ करवाया कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की नीड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। So the story starts on the eve of emergency in June 1975. जब कुछ लोग लापरवाह दिखाने लगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में, जैसे कि स्टैब्लिश्ड लॉ के अगेंस्ट जाना एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो HR गोखले जी, जो कि तब लॉ मिनिस्टर थे, वो पॉइंट आउट करते हुए बोले, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता तो शायद हमें कुछ एंटी नेशनल एक्टिविस्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन देखने को नहीं मिलता। देन इंदिरा गांधी जी ने, जो तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
वो गोखले जी के व्यूज़ को जस्टिफाई करते हुए बोलती हैं कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करें तो ये डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रेंथन करेगा। Then she said, the moral value of fundamental duties would not to smoother rights, but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights. फिर एक कमेटी बनाया गया 1976 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वरण सिंह, और इस कमेटी भी इनके नाम से ही जाना जाता है, स्वरण सिंह कमेटी। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए और रिक्वायर्ड चेंजेस भी रिकमेंड करने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बनाया गया था। देन दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट the inclusion of a separate part of fundamental duties in the constitution. Then finally the idea of fundamental duties was proposed in the parliament of India. फिर strong parliamentary debates के बाद 42nd constitutional amendment bill इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में। उसके बाद जाके हमें देखने को मिलता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिससे बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A, जो एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है। चलिए अभी देखते हैं व्हाट आर ऑल दोज फंडामेंटल ड्यूटीज़ for Indian citizens which are enshrined in the Constitution of India. First, respect the Constitution, its ideals, institutions, national flag and national anthem. Follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. Protect the sovereignty, unity and integrity of nation. It also tries to defend the country and render national service when called upon so. Fundamental duties foster a spirit of common brotherhood among all people of India, transcending diversities and renounce practices derogatory to women's dignity. It also value and preserve India's rich cultural heritage. It tries to safeguard and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and also show compassion for living creatures. It cultivates a scientific mindset, humanism, and a spirit of inquiry and reforms. It also suggests to protect public property and avoid violence. It pursues excellence in all individual and collective endeavors to elevate the nation. At last, it also tries to ensure children's education between 6 to 14 years of age group should have compulsory education, which has been added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. Let's move on to its key features. कुछ ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो मोरल प्रिसेप्ट्स को इंक्लूड करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि गिविंग रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये सारे ड्यूटीज़ के कुछ वैल्यूज़ हैं जो सीधा इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजियन और कई सारे प्रैक्टिसेस से रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, unlike some of the fundamental rights which extend to all persons whether it is citizen or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only. Fundamental duties non-justiciable हैं, जैसे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो नॉन जस्टिसिएबल मतलब डायरेक्टली कोर्ट में हम एनफोर्स नहीं कर सकते,
लेकिन पार्लियामेंट इसे एनफोर्स कर सकता है लेजिस्लेशन करके। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं जो हम अभी देखेंगे। पहला तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक रिमाइंडर की तरह काम करता है जो सिटीजन्स को बार बार याद दिलाता रहता है कि जैसे आप राइट्स एंजॉय करते हैं वैसे ड्यूटीज़ को भी प्रॉपरली निभाना। और ये एक वार्निंग की तरह भी काम करता है। किसके अगेंस्ट? द पर्सन who is doing activities which are anti-national and anti-social. For example, someone burning national flag or trying to destroy public properties and so on. It has also importance in serving as a source of inspiration for the citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. They also help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. In simple words, जब कोई कानून चैलेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बेसिस पर और अगर कोर्ट पता लगाता है कि वो कानून किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है तो कोर्ट उस कानून को रीज़नेबल मानेगा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत, जिससे वो कानून को चैलेंज होने से बचा सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन कानून को चैलेंज होने से बचा सकता है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बनाए रखने में मदद कर सकता है। दे आर ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ। हेंस द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम। मतलब अगर आप अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ वायलेट कर रहे हैं इसके रूल्स और रेगुलेशंस, तो पार्लियामेंट आपके ऊपर पेनल्टी और पनिशमेंट्स लगा सकता है। सिग्निफिकेंस के साथ साथ इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। चलिए देखते हैं हम किन किन ग्राउंड्स में हम इन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बिलीव करते हैं द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ इनकम्प्लीट, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य जैसे वोटिंग एंड पेइंग टैक्स ये सारे इंक्लूड नहीं हैं। एंड सम ड्यूटीज़ आर कंसिडर्ड एज एम्बिग्यूअस एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं। इस ग्राउंड से भी हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और कुछ क्रिटिक्स हैं इन्हें कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि इन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना अननेसेसरी है, क्योंकि लोग तो वैसे भी करेंगे। सोचिए, बिना फंडामेंटल राइट्स के अराउंड 29 ईयर्स इंडिपेंडेंट इंडिया कैसे चला? ये हम नहीं, क्रिटिक्स बोलते हैं। जैसे कि C.K. दावतारी जी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, he was basically opposing the inclusion of fundamental duties in the constitution, and then he said that more than 99.9% of the citizens were law abiding and there was no need to tell them about their duties. He argued that as long as the people are satisfied and contented, they willingly perform their duties. And he said to tell them what their duties are implies that they are not content. If that is the case, after 26 years, it is not their fault. And in addition, A.K. Sen also opposed the inclusion of fundamental duties in the constitution, and he remarked that a democratic setup, instead of thriving on the willing cooperation and confidence of people, is reduced to the position of a harsh schoolmaster who is asking the student to stand up on the classroom bench because he has not done the homework. So to begin with,
It were the people of India who created the sovereign democratic Republic of India in 1950. But the Republic is now claiming to be the master of the citizens, enjoining habitual obedience to its command. So, to do their duties. The state's confidence in the citizens is obviously have been shaken. ये स्टेटमेंट इंडियन पॉलिटी से आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा। कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद रखना इनकी महत्व को कम कर रहा है और इन्हें फंडामेंटल राइट्स के साथ रखा जाना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स पर बताइए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे। You better type all the answers in comment box and then at last you tell us how many questions have you corrected. So the first question is on your screen. Which committee recommended the inclusion of fundamental duties in the Indian Constitution? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। शरण सिंह कमेटी, सरकारिया कमीशन, मंडल कमीशन, पूंजी कमीशन। Yes, the correct answer is A, that is Swaran Singh Committee. Next, what is the primary purpose of fundamental duties? Fundamental duties के primary purpose क्या हैं? To impose legal obligation on citizens, to guide citizens in their conduct and behavior, or to provide fundamental rights to citizens, or to establish the powers of the government. Which option is correct, you feel? Yes, good. It is option B, to guide citizens in their conduct and behavior. Next, when were the fundamental duties incorporated in the Indian Constitution? At the time of its adoption in 1949, 42nd Constitutional Amendment, 44th Constitutional Amendment, and 86th Constitutional Amendment. So the correct option is B, through the 42nd Constitutional Amendment, which came in 1976. Moving next. Which article of Indian Constitution deals with fundamental duties? 51A, 32, 51, 370A. बस आंसर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई करिए। एग्जाम्पल आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 51 क्या बोलता है, 370 किस चीज़ पे डील करता है, 370A किस चीज़ पे डील करता है, so that you can remember facts easily with many practices. So it is article 51A, okay, which deals about fundamental duties. Next, how many fundamental duties were initially recommended by Swaran Singh Committee? This is interesting. इनिशियली जब स्वरण सिंह कमेटी रेकमेंड करते हैं कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, it is 8. Okay, there were 8 fundamental duties initially recommended by Swaran Singh Committee. Next question, which of the following is not a fundamental duty? Good, try.
So the correct answer is D, to bear arms of the country. ये तो fundamental duties नहीं है. Next, how many fundamental duties are listed in the Indian Constitution? अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? It is 11. Okay, remember the fact. Next, try this. What was one of the key recommendation of Swaran Singh Committee regarding fundamental duties? So, the key recommendation of Swaran Singh Committee was to impose penalties for non-compliance with fundamental duties. Okay. Next, how many fundamental duties were originally added by 42nd Constitutional Amendment Act? So the answer is 10. Okay. तो आप डिफ्रेंशिएट करिए. पहले स्वरण सिंह कमेटी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किए थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया तब टोटल हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे. देन अभी हमारे पास टोटल 11 है. ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट, which is the correct sequence of fundamental duties? See the following. This is interesting. Now UGC net is like something chronology. पता नहीं कब ये भी आ जाए. लास्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स से पूछा गया था क्रोनोलॉजी बेस्ड. 4 आर्टिकल दे दिए थे एंड दे आस्क्ड अस टू पुट इन क्रोनोलॉजी. देखा होगा आपने. चलिए ट्राई करिए. Yes, the answer is D. First, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. उसके बाद आएगा to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Then third, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. At last, to safeguard public property and to abjure violence. आपको दिक्कत हो रहा होगा. चलिए उसको भी आसान करेंगे एट लास्ट कुछ ट्रिक्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी? इनिशियली हमारे पास 10 थे और अभी 11 हैं. तो जो लास्ट 11वां फंडामेंटल ड्यूटी कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुआ है? इट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कब आया था? 2002. ओके. नेक्स्ट ये बताइए. अगेन क्रोनोलॉजी. List the following events in chronological order. Addition of 11th fundamental duties, adoption of Indian Constitution, incorporation of fundamental duties through 42nd Constitutional Amendment. एक का तो मैंने अभी ही बता दिया आपको. चलिए कोशिश करिए. गुड गुड. इट इज 2, 3, 1. ओके. तो पहले अडॉप्शन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. देन हमारे पास लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी आया जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following duties is the most recent addition? Try to find out. I think ये ज़्यादा easy हो गया. कोई नहीं. Good. It is B, right? Next question. Consider the following statement. Fundamental duties are a part of directive principle of state policy. Fundamental duties are justiciable. Fundamental duties are mandatory. Addition of the 11th fundamental duty through 86th Constitutional Amendment Act in 2005. Which statements is or are correct, you feel? So the answer is option D, none of the above. मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. What is the correct sequence of the following fundamental duties in descending order? Descending order में आप लगाइए नीचे से ऊपर की तरफ. टेक योर टाइम. अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, बट यू शुड ट्राई. ओके. यस. So the correct descending sequence of these fundamental duties are 4, 1, 2, 3. That is option C. Okay. अब हम आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए. नेक्स्ट हम इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट से डील करने जा रहे हैं. वो हैं ट्रिक्स. कैसे इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रखें. आप क्वेश्चन में देखे होंगे कैसे अभी क्रोनोलॉजी ट्रेंडिंग में है, राइट. चलिए देखते हैं. ट्रिक्स जानने से पहले नोट करिए. रिमेंबर विथ फर्स्ट वर्ड्स ऑफ ईच अल्फ़ाबेट्स, दैट इज A to K. आपको तो वैसे भी अल्फ़ाबेट्स याद होंगे, बट हम इससे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे याद कर पाएँ, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. चलिए साथ में याद करते हैं. पहला, A फॉर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. रिपीट विथ मी. ओके. B फॉर बॉर्न टू चेरिश नोबल आइडियल्स. हमारा ट्रिक क्या है, याद है आपको? रिमेंबर विथ फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच अल्फ़ाबेट्स. ओके. सो A for abide by the constitution, B for born to cherish noble ideals, C for conserve sovereignty and integrity. I think you are repeating with me. D for defend the country, E for ensure mutual respect and harmony. अभी ट्राई करिए रिकॉल करने का. Abide by the constitution, born to cherish noble ideals, conserve sovereignty and integrity, defend the country and ensure mutual respect and harmony. याद हुआ 5 ड्यूटीज. नेक्स्ट, F for focus on cultural roots, G for green environment, H for humanism which needs scientific temper. F से क्या बताइए? फोकस ऑन योर कल्चरल रूट्स. ओके. G deals with green environment और H is humanism. अब आप कोशिश करिए अभी तक जितना याद किया है. अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन,
born to cherish noble ideals, conserve sovereignty and integrity, defend the country, ensure mutual respect and harmony, focus on cultural roots, green environment, humanism which needs scientific temper. गुड। चलिए आखिरी के 3 भी याद कर लेते हैं, वरना ये नाराज हो जाएंगे। आई फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर मिलके सब रिच बनना चाहते हो तो पहले पब्लिक प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। जे फॉर जॉइन हैंड्स फॉर एक्सीलेंस। अगर डेवलप्ड इंडिया देखना चाहते हो 1947 में ना, तो साथ में एक्सीलेंस भी हासिल करना होगा, ओके। एंड द लास्ट वन के फॉर किड्स नॉलेज। दे आर फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया। उन्हें अगर शिक्षित नहीं बनाएंगे तो भारत विकसित कैसे होगा। विकसित भारत बनाना है ना 1947 तक। चलिए फाइनली अब आप कोशिश करें सारे चीज़ों को रिकॉल करने का बिफोर वी एंड दिस वीडियो। ट्राई वंस along with me. Abide by the Constitution, born to cherish noble ideals, conserve sovereignty and integrity, defend the country, ensure mutual respect and harmony, focus on cultural root, green environment, humanism needs scientific temper, invest in public property, join hands for excellence, and the last one is kids knowledge. वी होप ये ट्रिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो एंड वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो और आपके प्रिपरेशन को आसान बनाया हो। और आप अगर एंजॉय किए हैं इस सेशन को देन डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स टू मेक देयर प्रिपरेशन ईजियर टू, and also subscribe our channel to allow us to make your journey more interesting like this, and also share your ideas in the comment box. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।